बच्चों, how are you? Now we will discuss about सेमीकंडक्टर. ओके, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो बच्चों, जो सेमीकंडक्टर है वो आपको पता है कि क्या होते हैं. वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं, बट कब? जब उनमें कोई कंडीशन अप्लाई की जाती है तब. ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि प्योर सिलिकॉन है, वो क्या है? सेमीकंडक्टर तो है, लेकिन कब? जब देखो आपके पास ये प्योर सिलिकॉन है, यहाँ पर सिलिकॉन लैटिसाइड के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ सिलिकॉन है. अब इनके बीच में बॉन्डिंग तो होती है. ठीक है, अब क्या होता है, जब आप इसको टेम्परेचर देते हो तब क्या होगा, इनके बीच के जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है, जैसे कि आपके पास ये सिलिकॉन है, सारे सिलिकॉन ही प्रेजेंट है, जब आप यहाँ से क्या दे रहे हो, इसको टेम्परेचर दे रहे हो, तब क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा. सपोज ये तो लैटिसाइड बना रहे, लेकिन हमने माना ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. तो ये आयनिक फॉर्म में हो गया ना, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव होल बन जाता है ना. इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो एक होल ही बन गया ना, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो यहाँ पर होल जनरेट हुआ और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन भी दिखे. तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है. या फिर सेकंड कंडीशन हम क्या लगाते हैं? इम्प्योरिटी ऐड कर दे, तब भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होती है. तो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इंक्रीज भी हो सकती है. ठीक है, हम कोई भी कंडीशन अप्लाई करेंगे तब. तो बच्चों, इसमें मेन चीज क्या है कि हमने दो चीज देखा. क्या कि एक तो यहाँ पर क्या हो रहा है? होल्स जनरेट हो रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी. तो मैंने आपको डिफेक्ट्स पढ़ाए थे, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है, तो इन सभी चीजों को अगर हम देखें तो ओवरऑल जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो दो टाइप के निकल कर आते हैं. वो क्या? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से होंगे? जिनमें क्या होंगे? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे. उनकी वजह से क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. ठीक है, और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो वो किस में थे? स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. यानी कि अगर इसके अंदर आपको मेंशन करना हो कोई भी एग्जांपल, जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे दिए. ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक में आपको सिर्फ होल और इलेक्ट्रॉन देखने हैं. वो किस में प्रेजेंट होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक. स्टोइकियोमेट्रिक कौन से होते हैं? शॉर्टकी और फ्रेंकल. ठीक है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल को भूल जाना, शॉर्टकी और फ्रेंकल, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था? एक होल जनरेट हो रहा था, है ना. और अगर हम बात करें कौन? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, जिसमें हमने मेटल एक्सेस देखा था और मेटल डेफिशिएंसी देखा था. ठीक है, वो दोनों ही क्या है? जिनमें होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. तो इंट्रिंसिक के अंदर एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है. एक तो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, और एक फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, एक मेटल एक्सेस होता है, और एक मेटल डेफिशिएंसी होती है. ठीक है, तो बच्चों ये सारे क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब बात आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो एक्सट्रिंसिक क्या होता है? देखो, एक्सट्रीम, दैट मींस एक्सटर्नल कोई चीज आ गई, बाहर से कोई चीज आ गई, और वो हमने क्या डाली? इम्प्योरिटी डाली. तो इम्प्योरिटी जो डिफेक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शो करते हैं. ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में अगर हम बात करें क्या? एन टाइप और पी टाइप. एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स थे वो क्या होते हैं? वेरी सिंपल, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर.
ठीक है। तो एक ये छोटा सा पॉइंट था जो आपका रह गया था, वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, होल्स और इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपने क्या देखी, कोई हमने फॉरेन एटम बाहर से क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डाल दिया है। ठीक है, इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, या फिर इम्प्योरिटी जब ऐड की तो हमने उस प्रोसेस को क्या बोला था, डोपिंग प्रोसेस भी बोला था, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इम्प्योरिटी ऐड की, उसमें एन टाइप पी टाइप, हमारे पास 2 टाइप के आए थे कोवेलेंट सॉलिड के अंदर। तो आयनिक और जो कोवेलेंट है उन सभी में क्या होती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मैंने सारी कंप्लीट करा दी है। ठीक है, जिसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स बता दिया था, और सेमीकंडक्टर्स के भी टाइप्स हो गए। क्लियर। तो नेक्स्ट देखो, अभी बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या है कि आपके पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स थे आ गए थे पहले, तो हमें एक्सट्रिंसिक की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि आपके पास तो पहले शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स हम पढ़ चुके थे, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी पढ़ चुके थे, तो इम्प्योरिटी ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखो आपके पास जो इम्प्योरिटी बिना ऐड किए अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्या हो रहा था, बहुत ही पुअर हो रहा था। ठीक है, इसीलिए हमें इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ी। इम्प्योरिटी जब ऐड करते हैं तो ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्योंकि वहां पर आयोनिक फॉर्म ज्यादा होती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो अब नेक्स्ट जो आता है वो मैंने आपको बता दिया है, क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, जो ये सॉलिड्स हैं ये है क्या, एटम ही तो है, पार्टिकल है, एटम्स हैं जो लैटिसाइड्स में प्रेजेंट है। तो अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर क्या होता है, बहुत ही सिंपल, एक तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, और जो आपके पास आउटर सेल्स होती हैं या फिर आपके पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम में, वहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं इस टाइप से। तो जब इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, आउटर सेल में, ये क्या है, आउटर सेल। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है आउटर सेल में या फिर अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक मोशन जनरेट होता है। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि ये ऑर्बिटल ही तो होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल क्या हो गया, मोशन हो गया। ठीक है, मूवमेंट कर रहा है। सेकेंड चीज क्या है बच्चों, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अपनी एक एक्सिस भी तो होती है, ये क्या है, एक्सिस है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपने एक्सिस में भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व होता रहता है। तो एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व जब होता है तब भी एक मोशन आपको दिख रहा है, और इसको आप क्या बोलोगे, स्पिन मोशन। ठीक है, 2 चीज आ गई है यहाँ पर। और जब ये मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अपर साइड, इस साइड क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी, और यहाँ भी अगर हम बात करें तो यहाँ ऊपर की साइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो एक जो एटम है वो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से क्या करता है, एक टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है, ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर जो एक एटम है या फिर जो सॉलिड, क्योंकि एटम से मिलके तो सॉलिड बना है, तो अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड देते हो, बाहर से कोई अप्लाई करते हो मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम ये कहें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रख दिया जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड को,
तो आपके पास दो कंडीशन आएगी, क्या, या तो वो रिपेल होगा, रिपल्शन होगा, किसकी वजह से, जो ये टिनी मैग्नेट बन गया है ना एटम, ये उस मैग्नेटिक फील्ड से या तो अट्रैक्शन शो करेगा या फिर रिपल्शन शो करेगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम 5 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पर, मैंने आपको बता दिया है कि जो टिनी मैग्नेट होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होती है या फिर रिपल्शन शो करती है, उसके बेसिस पर जो सॉलिड्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं उनको हम 5 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। तो वो हमें 5 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। अभी सबसे फर्स्ट बच्चों आता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे? वेरी सिंपल, जो टिनी मैग्नेट्स थे सॉलिड्स के अंदर या सब्सटेंस के अंदर, जब उनको हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो क्या करते हैं, एक रिपल्शन शो करते हैं। ये नहीं है स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, वीक रिपल्शन शो करते हैं। उन्हीं सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डेफिनेशन देखो अब इसकी, तो मैंने यहाँ डेफिनेशन मेंशन कर दी है बच्चों, ठीक है। अब अगर इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, देखो जो वाटर है आपके पास NaCl है, या फिर हम बेंजीन की बात करें, दो एग्जाम्पल्स याद रख लो, काफी है, ठीक है। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो बच्चों, यहाँ डेफिनेशन तो समझ आ गई, लेकिन आपके पास कोई भी एक कंपाउंड दिया हुआ है या कोई भी एक आयन दिया हुआ है और उसमें अगर आपसे ये पूछे ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि उस सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल फील्ड में तो रख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन आपको पता करने के लिए बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। जितने भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, सब्सटेंस हैविंग फुली फिल्ड आउटर ऑर्बिटल्स, ठीक है। आउटर जो ऑर्बिटल होंगे या वैलेंस जो शेल होती है वो क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है। इसका मतलब उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे के सारे क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर्ड का मतलब तो आपको पता ही, जैसे मैंने p ऑर्बिटल की अगर बात की तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ये कंडीशन होती है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है ना, सबने पेयरिंग कर रखी है आपस में। तो यहाँ पर इसका मतलब फुली फिल्ड का मतलब ये होता है दैट इज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि जब आपके पास आयन मिलेगा या कंपाउंड मिलेगा तो आप उसमें देखोगे अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव आयन तो होते ही है। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो मेटेलिक सॉलिड्स ही होते हैं, तो हम उसमें मेटल का ये देखेंगे मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो क्या है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। और अगर उसके अंदर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सारे या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, एक तो होना ही चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब वो फिर क्या होगा, जो दूसरा टाइप आएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम इनकी स्पिन देखें तो आपको पता है कि इसकी स्पिन जो होगी वो क्या होगी, +12, और जो ये अपोजिट वाला स्पिन है उसकी स्पिन क्या होगी, -12, क्योंकि ये अपोजिट है। तो +12 और -12 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। तो बच्चों जब इनमें हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, जो कि बहुत साइंटिस्ट ने बताया हुआ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और यहाँ तो सारे क्या है, पेयर, जो कि अपनी स्पिन को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। किनका, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का। क्यों आता है, बिकॉज वन स्पिन इज कैंसिल आउट टू द अनदर अपोजिट स्पिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गए हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट जो सेकंड आता है बेटा वो आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी डेफिनेशन उसी की तरह लिखोगे। यहाँ पर बीच में से मैंने एक पोर्शन हटा दिया, वीकली रिपेल, रिपेल को हटा देना और क्या कर देना, अट्रैक्ट। यानी कि जो सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको आप क्या बोलते हो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अगर हम इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड है आपके पास, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस होते हैं या क्रोमियम ऑक्साइड लिख दो। ठीक है, इसको मैं कॉपर 2 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स होंगे वो किसके होंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, या फिर Fe3 पॉजिटिव आयंस भी इसी के अंदर आते हैं। तो अब अगर हम इनकी बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो इसका मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, अब इनके पास अगर हम कोई भी चीज ले जाते हैं, कौन सा, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे ये सब्सटेंस, लेकिन कब, जब तक इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तब तक। इसका मतलब अगर हम ये फील्ड हटा दें तो इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर आता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमें पता कैसे चलेगा कि यही होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे तो अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। ठीक है, और इनमें अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तो डाइपोल मोमेंट या फिर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो फिर जीरो नहीं होता, क्योंकि स्पिन जो है इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वो बची हुई रह जाती है, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो बच्चों आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं जिसकी वजह से ये जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब यहाँ पर सम वैल्यू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की क्यों आ रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये अपनी स्पिन कैंसिल आउट करे तो इसकी स्पिन तो कुछ ना कुछ है जो कि +½ या फिर -½ आप मान सकते हो, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये क्या आती है, सम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आती है। और पहचानने के लिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है आपको, जिनके पास अनपेयर्ड है वो पैरामैग्नेटिक है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो नेक्स्ट आता है थर्ड, वो आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आपने पहले पढ़ा, डायामैग्नेटिक रिपल्शन शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन शो कर रहा है, बट एक्सटर्नल फील्ड आपने हटा दिया तो वो अट्रैक्शन भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता जा रहा है ना। तो इनमें क्या होता है, ये सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं अगर हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखते हैं तो भी ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। तो इनकी डेफिनेशन लिख लेना, सब्सटेंस which show permanent magnetism in absence of external magnetic field। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दोगे तो भी ये परमानेंट मैग्नेटिक शो करेंगे, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये लास्ट में लिखना जरूरी नहीं है, आई थिंक आप लिख लोगे। अब इसमें एग्जाम्पल की बात आती है, एग्जाम्पल कौन से होते हैं, देखो बच्चों, जो आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, एक्सटर्नल मैग्नेट जब हम इसको देते हैं तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि अट्रैक्शन की, या हम ये बात करें कि एब्सेंस होती है मैग्नेटिक फील्ड की, फिर भी ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करते हैं,
क्या रीजन होता है इसका? तो वहां पर हमने डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे थे, जिसकी वजह से वो रिपल्शन और अट्रैक्शन शो कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर तो ये एब्सेंस में भी परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो क्यों? तो बच्चों क्या होता है, ये जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये मेटल आयन फॉर्म में ही होते हैं। जो मेटल आयन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ग्रुप की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, एक स्मॉल रीजन के अंदर ग्रुपिंग कर लेते हैं और उसको आप क्या बोलते हो, डोमेन्स बोलते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और उन डोमेन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, इसीलिए वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, मेटल आयंस are form a group in a small region is called domains, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, ये डोमेन्स क्या होते हैं। इन डोमेन्स का जो अरेंजमेंट है, इन डोमेन्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन डोमेन्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, जिनकी वजह से इनकी स्पिन क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, और इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आता है, हाइयर आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना है। तो हम ये कहेंगे डोमेन्स अलाइन इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। और क्या कहोगे, हाइयर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, हाइयर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट जो आता है एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। एंटी का मतलब अपोजिट होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने क्या देखा था कि जो डोमेन्स होते हैं उनका अलाइनमेंट जो होता है वो कहाँ होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो डोमेन्स होगा इनका अरेंजमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये डोमेन्स का अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट कर देते हैं और इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। बस आपको यही एक्सप्लेन करना है एंटी फेरो के अंदर। तो आप ये ध्यान रख लेना, क्या डोमेन्स आर अरेंज्ड या अलाइन, ठीक है, अरेंज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकल कर आता है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। और इसके अंदर एग्जाम्पल भी याद रख लेना, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। बस इनका अरेंजमेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों जो आता है फिफ्थ, वो आता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इनमें क्या होता है बच्चों कि जो डोमेन्स होते हैं इनका अरेंजमेंट क्या होता है, अनइक्वली होता है, ठीक है। डोमेन्स आर अलाइन अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल टू ईच अदर। जैसे कि आपके पास अगर दो डोमेन्स का अरेंजमेंट एक डायरेक्शन में है तो तीसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे कि दो का फिर सेम हो गया, तीसरे का फिर अलग हो गया, तो इनका क्या होता है, अनइक्वल अरेंजमेंट होता है। तो अगर हम बात करें, देखो इसकी स्पिन और इसकी स्पिन अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे को, ये भी कैंसिल आउट कर रहा है, बट इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट
होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी वो किससे हायर होगी, एंटी फेरो से तो हायर होगी, बट फेरोमैग्नेटिक से क्या होती है, लोअर होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड आप अरेंजमेंट बताओगे, थर्ड आप ये ड्रॉ करके, थर्ड आप ये बता देना क्या कि मैग्नेटिक मोमेंट हायर देन एंटीफेरो एंड लोअर देन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और अगर इसमें आप एग्जाम्पल दोगे तो एग्जाम्पल क्या दोगे, Fe3O4, ठीक है। मैग्नेटाइट जो होता है जिसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है, मैग्नेटाइट फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो बच्चों यहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी जिनमें आपने 5 टाइप्स पढ़े सॉलिड्स के या सब्सटेंस के, वो हो गए हैं कंप्लीट। अब एक छोटा सा पॉइंट क्या ध्यान में रखने वाला है कि देखो बच्चों यहाँ पर जो एंटी फेरो है और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनमें सिर्फ फर्क क्या है, डोमेन्स के अरेंजमेंट का, ठीक है। और अगर हम फेरी की बात करें तो इसमें अनइक्वल अरेंजमेंट है, तो इसमें भी मैग्नेटिक मूवमेंट है और फेरो में भी मैग्नेटिक मूवमेंट है। अगर बच्चों हम इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं तो इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, और ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो उस टेम्परेचर को, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, दैट टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज लूज देयर या लॉस देयर फेरोमैग्नेटिज्म, या फिर वो किस में चेंज हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, उसी को आप क्या बोलोगे, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये बच्चों कंप्लीट हो गया है चैप्टर भी, और आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो बच्चों मैं लेकर आऊंगी बहुत जल्दी, और वो आएगी 2nd यूनिट की सॉल्यूशन की, ठीक है। मिलते हैं, टेक केयर।